चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है एक धमाकेदार इंट्रोडक्शन के साथ। हाउस पैलेनबर्ग आर्बियन एम्पायर का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल खानदान, और उस खानदान का वारिस है फर्नन पैलेनबर्ग, जो इंपीरियल एकेडमी के मैजिक स्कूल का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है। एक पावरफुल फैमिली, एक प्रेस्टिजियस एकेडमी और बेहिसाब पैसा। लेकिन फर्नन की एक और पहचान है, मनी मैनियक। ये बंदा पैसों का दीवाना है। उसकी ग्रीड इतनी ज्यादा है कि लोग उसे मनी हाउंड कहकर बुलाते हैं। उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। दोस्ती, रिश्ते, इंसानियत सब बस सिर्फ प्रॉफिट के टर्म्स में एग्जिस्ट करती है उसके लिए। जनरली लोग उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे सिर्फ पैसा दिखता है, इंसान नहीं। फिर भी उसका दिन बिल्कुल वैसा ही चल रहा होता है जैसा हर दिन चलता है। फर्नन अपनी मर्चेंट गिल्ड की रिपोर्ट्स चेक कर रहा होता है जिसे उनका घराना ऑपरेट करता है, और उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता है जो उसके स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, ट्रेजेडी कभी बता के नहीं आती। तभी सीन शिफ्ट होता है। फर्नन अपने बटलर के साथ बिजनेस की बातें करते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी वो बटलर से पूछता है कि वो कब काम करेगा जो उसकी सैलरी के लायक हो। बटलर रिप्लाई देता है, आपको नहीं लगता कि वो पहले से काफी बेहतर हो गया है? तभी फर्नन आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ, पहले से तो बेहतर है लेकिन। और सडनली एक ब्राइट सनी डे पे, बिना किसी बारिश के, बिना किसी क्लाउड के, फर्नन पे लाइटनिंग गिरती है। और जब उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है, तभी एक स्ट्रेंज सोल उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है फर्नन की कॉन्शियसनेस के अंदर, जहां एक स्ट्रेंज सोल उसके माइंड में एंटर कर रही होती है। वो सोल कंफ्यूज होकर कहती है, ये कौन सी जगह है? फर्नन पूछता है, तुम कौन हो? वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या मैं किसी को पजेस करने वाला हूं? फर्नन हैरान होकर बोलता है, पजेस? क्या बकवास कर रहे हो? और फिर वो सोल फर्नन के सर पर हाथ रखती है ताकि उसकी कॉन्शियसनेस को मिटाकर उसकी बॉडी पूरी तरह से कंट्रोल में ले सके, उसकी सारी यादों के साथ। जैसा कि हम काफी ट्रांसमाइग्रेशन मानवा में देखते हैं, एमसी अपनी दुनिया में मर जाता है और फिर वो किसी नोवेल या फैंसी वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है, कभी हीरो के रूप में तो कभी किसी साइड कैरेक्टर के रूप में। और फिर वो फ्यूचर नॉलेज और इवेंट्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहां ट्विस्ट ये होता है कि फर्नन की कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा होती है लाइटनिंग स्ट्राइक के बावजूद। वो रियलाइज करता है कि ये सोल उसकी बॉडी चुराने की कोशिश कर रही है। तभी फर्नन अपना बचा कुचा माना यूज करता है उस सोल पर अटैक करने के लिए। वो सोल हर्ट हो जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। हालांकि वो इजीली डिफीट हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कंप्लीटली वैनिश हो जाए, उसका एक हिस्सा फर्नन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। उसी मोमेंट में फर्नन के दिमाग में कुछ अजीब और अनफेमिलियर मेमोरीज फ्लड करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फर्नन का बटलर उसे संभालते हुए चिल्लाता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? लेकिन फर्नन की आंखें एक स्ट्रेंज ग्लोइंग टेक्स्ट को देख रही होती है, द प्रोफेसीज ऑफ द वर्ल्ड्स एंड। वो प्रोफेसीज एक के बाद एक फ्लैश होने लगती है। दुनिया का अंत करीब आ रहा है। 72 डीमंस दोबारा उठेंगे और दुनिया में तबाही लेकर आएंगे। फाउंडिंग एम्परर का एक डिसेंडेंट, एंट आर्मियन, कुछ ऐसा करेगा। फर्नन पैलेनबर्ग, हाउस पैलेनबर्ग के ड्यूक टाइटल का वारिस, अपने ही घर से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो उनके अगेंस्ट काम करेगा। उसका सारा पैसा छीन जाएगा और वो सड़क पर आ जाएगा। प्रोफेसी एक ऐसे फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही थी जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। फर्नन उन ग्लोइंग प्रोफेसीज को देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या मैं घर से निकाला जाऊंगा? मैं अपना सारा पैसा खो दूंगा? और फिर एक अनॉयड सी स्माइल के साथ कहता है, यह कैसी बकवास फ्यूचर है? उस दिन के बाद से फर्नन ने हर तरह की कोशिश की उस स्ट्रेंज सोल के बारे में पता लगाने के लिए। कौन थी वो स्ट्रेंज सोल? क्यों उसने उसकी बॉडी को पजेस करने की कोशिश की? और क्यों उसने उसे वो अनजानी यादें दी? लेकिन एंड तक चाहे उसे कुछ समझ ना आया हो, एक बात तो वो पूरी तरह समझ गया था, जो प्रोफेसी उसने देखी थी वो सच थी। वो 100% एक्यूरेट थी, या कम से कम अब तक तो थी। और इसी वजह से फर्नन ने उन प्रोफेसीज का यूज अपने फायदे और प्रॉफिट के लिए करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसे वैसी खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अगर ये सारी प्रोफेसी सच है तो इसका मतलब है कि उसका डाउनफॉल भी स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए उसने डिसाइड किया,
मुझे कंफर्म करना होगा कि ये सारी प्रोफेसी वाकई में सच भी है या नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। फर्नन अपनी क्लास खत्म करके अपने डोम वापस आता है। वहां उसका बटलर उसे ग्रीट करता है और पूछता है, आपका लेसन कैसा था यंग मास्टर? जिस पर फर्नन कैजुअली बोलता है, जैसा हमेशा होता है। बटलर फिर पूछता है, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? फर्नन कहता है, हाँ, और फिर वो न्यूज़पेपर उठाता है और मन ही मन सोचता है, एकेडमी के बारे में कोई न्यूज़ है क्या? तभी बटलर फर्नन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक है आजकल? तबीयत तो ठीक है ना? फर्नन बोलता है, मैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। क्यों? बटलर कहता है, बस लगता है कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा है। फर्नन बटलर की तरफ देखते हुए कहता है, और ऐसा कब से लग रहा है? बटलर सोच के कहता है, ऑलमोस्ट आधा साल हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बस ब्लैंक हो जाते हो, जैसे कहीं खो गए हो, और कभी बिना सोचे समझे कोई इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हो, जबकि पहले तो आप हमेशा हर चीज को केयरफुली हैंडल करते थे। कहीं ये लाइटनिंग स्ट्राइक का साइड इफेक्ट तो नहीं? फर्नन कामली बोलता है, वो स्ट्रेंज डिसीजन ही तो मेरे लिए लकी साबित हुए हैं। और तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल पर पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत आता है, एंट आर्मियन ये सच में एकेडमी ज्वाइन कर चुका है। उसी मोमेंट में बटलर पूछता है, यंग मास्टर, क्या आपके पास कोई और सोर्स है जो आपको पहले से यह बताता है? लेकिन फर्नन जल्दी से वहां से जाते हुए कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए साउथ जाना होगा। बटलर अपने हाथ में कॉफी कप पकड़े कंफ्यूज होता है और मन ही मन सोचता है, और आपकी कॉफी का क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है कि इंपीरियल एकेडमी एम्पायर के अंदर एक आइलैंड पे बनी है जिसका नाम है बार्डियन। इस आइलैंड का ज्यादातर एनवायरनमेंट मैजिकली क्रिएट किया गया है। आइलैंड का साउथर्न पार्ट पूरा का पूरा एक वेटलैंड है। फर्नन उसी प्रोफेसी वाली जगह जा रहा होता है और मन ही मन सोचता है, वही जाकर पता चलेगा कि ये प्रोफेसी सच है या नहीं। और फिर उसके दिमाग में गूंजने लगती है वो 3 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो प्रोफेसी ने उसके जहन में डाल दी थी। पहला, एक फ्यूचर जहां उसे अपने ही परिवार से निकाल दिया जाता है। दूसरा, जहां वो बिल्कुल बेरोजगार और टूट चुका होता है। और तीसरा, जहां वो सड़कों पर आवारा होमलेस बनकर घूम रहा होता है। लेकिन फिर वो खुद ही कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं नहीं, एक मिनट, दोबारा सही से। सबसे पहले वो फ्यूचर जहां वह एक होमलेस आदमी बन जाता है। दूसरा, जहां 1000 साल पहले किंग कोलोमो ने जो 72 डीमन समन किए थे वो दोबारा दुनिया में लौट आते हैं। और तीसरा, जहां एंट आर्मियन उन डीमन से दुनिया को बचाता है। एंट आर्मियन एम्पायर में हर कोई जानता है उसे। वो है फाउंडिंग एम्परर कार्लिनोस आर्मियन का एक डिसेंडेंट। हाउस आर्मियन ने आसपास के 5 किंगडम्स के साथ मिलकर आर्मियन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। 1000 साल बीत चुके हैं और उनका पावर अब सिर्फ एक याद बन चुका है। लेकिन प्रोफेसी में बार बार एक ही नाम घूमता है, एंट आर्मियन। एंट ने एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद घर लौटने की बजाय सीधा साउथ के वेटलैंड की तरफ निकल गया, क्योंकि उसका एम है वो मैप ढूंढना जो फाउंडिंग एम्परर ने छोड़ा था। और क्योंकि जो भी चीजें एंट के आसपास एकेडमी ज्वाइन करने के बाद होती है वो एक नोवेल की तरह प्रोफेसी में पूरी डिटेल में लिखी हुई है, तो अगर एंट उसी तरह बिहेव करता है जैसा प्रोफेसी में लिखा है तो इसका मतलब सारी प्रोफेसी सच है। तो एंट सिर्फ प्रोफेसी का मेन कैरेक्टर ही नहीं बल्कि वो उस भयंकर फ्यूचर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है जो मेरे लिए लिखा गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मुझे अब तक ये नहीं पता कि एंट मुझसे नफरत क्यों करने लगता है। मैं प्रोफेसी का हर पार्ट नहीं पढ़ पाता, कुछ पार्ट्स ब्लर होते हैं, इसलिए सिर्फ एक जनरल फ्लो समझ आता है। डिटेल्ड रिलेशनशिप्स और एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं होते। और फिर फर्नन उस प्रोफेसी वाली जगह पहुंचता है और मन ही मन सोच रहा होता है, जो ऑफिशियल रीजन दिया गया है वो ये है कि मैंने डीमन के साथ मिलकर कुछ किया था। पर यह बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। मैं डीमंस के साथ? सीरियसली? फिर वो आसपास देखते हुए कहता है, उसे यही कही होना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, एंड इस वेटलैंड में एक हिडन डंजन ढूंढ रहा है, क्योंकि फाउंडिंग एम्परर ने वही एक तलवार छोड़ी थी जिसमें एम्पायर के पहले रॉय नाइट गार्डनर अल्फेन पार्सन का ईगो सील किया गया था। अगर प्रोफेसी सच है तो एंट ही है जो इस दुनिया को बचाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। वाकई क्या हीरो है।
और फिर वो एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, अगर उसका रोल इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं उसे मार ही देता। किस हक से उस देश ने मुझे बेरोजगार बना दिया? और तभी उसे खून की स्मेल आती है, जिससे वो चौंक कर उस तरफ देखता है। वहां एक पौधे के पत्तों पर ब्लड स्टेन्स लगा होता है। वो मन ही मन सोचता है, याद आया, प्रोफेसी में लिखा था कि वो डंजन के रास्ते में एक क्रोकर से इंजर हो जाएगा। मेक सेंस, हीरो बनने वाला है पर अभी तो यंग ही है। फिर वो उन ब्लड स्टेन्स को फॉलो करता हुआ एक हिडन डंजन एंट्रेंस तक पहुंच जाता है और मन ही मन कहता है, लगता है उसके लिए एक एपेक्स प्रेडेटर जैसे क्रोकर से निपटना थोड़ा ज्यादा था। फिर वो उस डंजन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या यही है वो हिडन डंजन का एंट्रेंस? प्रोफेसीज अब तक तो बिल्कुल सही जा रही है। तभी वो इंजर्ड एंट को देखकर चौंक जाता है। ये यहां क्या कर रहा है? कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया? चलो ऐसे बिहेव करता हूं जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। और फिर कैजुअली कहता है, एंट आर्मियन, नए स्टूडेंट्स का यहां आना मना है। एंट थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या आप मुझे जानते हो? फर्नन स्माइल करते हुए कहता है, एम्पायर में ऐसा कौन है जो तुम्हें नहीं जानता? एंट थोड़ा घबरा जाता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन आप कौन है? फर्नन अपना नाम बताता है, जो सुनते ही एंट चौंक कर कहता है, फर्नन? फर्नन पैलेनबर्ग। फर्नन थोड़ा कोल्डली कहता है, क्या तुम सारे सीनियर से इतनी ही कैजुअली बात करते हो? याद रहे, मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूं। एंट तुरंत कहता है, आ राइट, मिस्टर पैलेनबर्ग। फिर फर्नन थोड़ा डम प्ले करता हुआ कहता है, तुम्हें तो चोट लगी है, क्या किसी लिजर्ड मैन से टकराव हुआ था? एंड जवाब देता है, नहीं, एक क्रोकर था। फर्नन हैरानी से कहता है, क्रोकर? वो तो काफी रेयर होते हैं, लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। फिर वो एक हाई ग्रेड पोर्शन एंट की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये एक टॉप ग्रेड पोर्शन है, 10 लोग ग्रेड पोर्शन से बेटर काम करेगा। एंट उस पोर्शन को कैच करते हुए शॉक में कहता है, एक टॉप ग्रेड पोर्शन? फर्नन, मैं। लेकिन फर्नन बीच में ही रोकते हुए कहता है, मिस्टर पैलेनबर्ग कहो। एंट थोड़ा एम्बरेज होकर कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। फर्नन कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और फिर एक हल्की स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारी फैमिली के पास अब पहले जैसी पावर नहीं रही, लेकिन तुम में फाउंडिंग एम्परर का खून है, तो मुझे लगता है तुम एक अच्छे आदमी बनोगे। समझो ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये सुनते ही मन सोचता है, फर्नन पैलेनब, रुक, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है जैसा लोग इनके बारे में कहते हैं। मनी मैनियाक शायद जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छे इंसान है। और फिर वो फर्नन को थैंक यू कहता है। ये सुनकर फर्नन एक फेक स्माइल के साथ मन ही मन सोचता है, तुझे पता भी है वो पोर्शन कितना महंगा था? अगर प्रोफेसी ना होती तो। और फिर वो एक ओल्ड मैन की तरह कहता है, तुम लकी हो। समझे, हमारे जमाने में अगर कोई स्टूडेंट रेस पास करते हुए पाया जाता तो सबको पनिशमेंट मिलती थी। मैं तो तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा हूं। जो सुन एंट थोड़ा कंफ्यूज सा कहता है, ओके मिस्टर पैलेनबर्ग। और फिर फर्नन वहां से जाते हुए कहता है, ऑल राइट, मिलते हैं फिर। एंट रिस्पेक्टफुली हेड बो करते हुए कहता है, थैंक यू, मैं इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। लेकिन फर्नन वहां से जाने के बजाय पास के एक कोने में छुपकर उस पर नजर रखता है। वो देखता है कि एंट उसका दिया हुआ हाई ग्रेड पोर्शन पीता है और फर्नन मन ही मन रोना शुरू कर देता है। कितना महंगा था ये, लेकिन क्या करें, प्रोफेसी के चक्कर में फंस गया। वही एंट उस पोर्शन को पीकर डंजन के भीतर चला जाता है। कुछ देर बाद फर्नन भी चुपके से उसके पीछे से डंजन में घुस जाता है। वो उस डंजन के भीतर आकर कहता है, मुझे डाउट था, लेकिन सच में ये एक डंजन है। जब मैं आया तो कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब एंट ने इसे क्लियर कर लिया होगा। फिर वो डंजन वॉल्स पर लगे ग्लोइंग लैंप्स को देखता है और उनमें से एक लैंप उठाते हुए कहता है, लेकिन इतनी सारी मैजिक लैंटर्स के होने के बाद भी कोई माना ट्रेस फील क्यों नहीं हो रहा? ओह, ये अपने आसपास के माना को अब्सॉर्ब कर रहा है। ये तो एक परमानेंट मैजिक लैंटर्न है। उसने इन्हें यहां छोड़ दिया। क्या उसे नहीं पता कि ये कितनी वैल्यूएबल आइटम है? काफी स्टूपिड लगता है, बिल्कुल ही अलग उस प्रोफेसी के हीरो से। फिर थोड़ा सीरियस होकर सोचता है, क्या वाकई उसके हाथों में फ्यूचर सेफ भी है? और फिर उसे प्रोफेसी याद आती है। प्रोफेसी के मुताबिक एंट इंजर था जब डंजन में आया। एंट्रेंस से गिरने की वजह से वो पूरी तरह मेस हो गया था। ग्रंट्स उसे रोक रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसके पास जितने पोर्शन थे सब पी गया।
लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि लोग क्वालिटी पोर्शन ने काम नहीं किया। फिर भी वो रुका नहीं। उसका इंट्यूशन उसे खींचता रहा एक अल्टर की तरफ। वहां एक स्वॉर्ड थी, एक ऐसी लॉन्ग स्वॉर्ड जो दिखती तो सिंपल थी, लेकिन उससे आंखें हटाना मुश्किल था। वो तलवार उसके माइंड को नहीं, उसकी सोल को बुला रही थी। जब एंट ने तलवार पकड़ी, एक तेज रोशनी ने अंधेरे चेंबर को रोशन कर दिया। जब उसने आंखें खोली, वो डंजन में नहीं बल्कि इंपीरियल एकेडमी के एक एली में था। अब फर्नन भी उस अल्टर तक पहुंच जाता है। वहां स्वॉर्ड नहीं होती। वो सोचता है, ट्रेस तो बहुत फेंट है, लेकिन अभी भी मैजिक का निशान है। ये वही जगह है जहां स्वॉर्ड रही होगी। एंड बिना कोई ट्रेस छोड़े डिस्पियर हो गया। और फिर थोड़ा इरिटेट होकर मन ही मन बोलता है, ये सब दिखाता है कि प्रोफेसी सच है, और इसका मतलब मेरी प्रोफेसी भी सच होगी। मैं तो बर्बाद होने वाला हूं। और फिर उसकी आंखों के साथ आमने एक विजन फ्लैश हो रहा होता है। वो एंट के सामने घुटनों पर है और एंट उसे एक्सपल्शन पेपर देते हुए कहता है, हाउस पैलेनबर्ग के पेट्रियार्क ने जो कुछ भी तुम्हें दिया था, या तुमने पैलेनबर्ग के नाम पर जो कुछ कमाया था, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। एक भी चीज नहीं। दोबारा मेरे सामने मत आना। एक्चुअली किसी के सामने भी मत आना। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दया होगी। ये फ्यूचर इमेजिन करते हुए फर्नन गुस्से में कहता है, क्या ही बेकार फ्यूचर है यार। इसी के साथ चैप्टर 1 का अंत होता है। चैप्टर 2 की शुरुआत फर्नन के ऑफिस से होती है, जहां वो एंट आर्मियन के बारे में सोच रहा होता है। एंट आर्मियन, वो प्रोटैगोनिस्ट जिसे बुक ऑफ प्रोफेसी ने एक्नॉलेज किया है। एक ऐसा हीरो जो इस दुनिया को डीमन से बचाएगा, और वही इंसान जिसकी वजह से मेरा डाउनफॉल होने वाला है। लेकिन सच कहूं तो एंट अभी राइजिंग स्टार है। मुझे तुरंत जाकर उसके सामने लॉयल डॉग की तरह दुम हिलानी चाहिए। लेकिन प्रोफेसी वाले एंट की पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। वो उन लोगों में से है जो ऑनर को पैसों से ऊपर रखता है, और अगर मैंने बिना सोचे समझे अप्रोच किया तो उल्टा इफेक्ट हो सकता है। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि वो क्या कहेगा, एक बेशर्म इंसान जो मुझे पैसों से खरीदने आया है, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। तो फिर ऐसी पर्सनालिटी वाले बंदे को अप्रोच कैसे करूं? ये सोचकर फर्नन फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और बोल पड़ता है, ये तो काफी टफ है। तभी उसका बटलर हाइड एंटर करता है और पूछता है, क्या टफ है यंग मास्टर? फर्नन थोड़ा ट्विस्टेड एग्जाम्पल देता है। हाइड, सोचो एक मर्चेंट गिल्ड है जो हर बार इन्वेस्टमेंट पर ग्रो करती है, तो तुम क्या करोगे? हाइड बिना सोचे जवाब देता है, सीधा इन्वेस्ट करूंगा बिना किसी डाउट के। फिर फर्नन एक और सवाल पूछता है, और अगर उस मर्चेंट गिल्ड का स्टाइल तुम्हारे स्टाइल से मैच ना करे तो? हाइड एक स्माइल के साथ कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ही तो कहते हो ना यंग मास्टर, पैसा किसी भी स्टाइल से मैच। ये सुनकर फर्न के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो मन ही मन सोचता है, हाइड बिल्कुल सही कह रहा है। ये डीमंस और वर्ल्ड एंडिंग प्रोफेसी वाली बातों से ध्यान हटाना पड़ेगा। असल बात तो सिंपल है, इन्वेस्ट करो, रिस्क उठाओ और बड़ा प्रॉफिट कमाओ। मुझे एंट के बारे में थोड़ा और स्पेसिफिक इन्फो चाहिए। और फिर वो अपनी कोट उठाते हुए कहता है, चलो अभी जाकर मिलता हूं उससे। हाई सरप्राइज होकर पूछता है, किससे मिलने जा रहे हैं? आपके गेस्ट अभी बस आने ही वाले हैं। लेकिन फर्न बिना कुछ और बोले जल्दी से कोट पहन के निकल जाता है। ये देख हाई थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। आप भरते हुए मन ही मन सोचता है, कल भी बिना बताए गायब हो गए थे, और अब फिर से वही कर रहे हैं। और फिर हमें बताया जाता है, एकेडमी में डॉम्स एंट्रेंस एग्जाम के रैंकिंग के बेसिस पर असाइन होते हैं। रैंक 1 से 10 टॉप डॉम रेविडस हॉल, रैंक 11 से 30 ब्लेस हॉल, और बचे हुए यानी रैंक 31 के नीचे उनका ठिकाना बन जाता है बॉटम टियर डॉम डेवस हॉल। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंट के डॉम में, जहां एंट एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसकी स्वर्ड के अंदर सील्ड ईगो यानी गार्डनर अल्फेन पार्सन गुस्से में फट पड़ता है। डेवस हॉल, आर्मियन का डिसेंडेंट आर्मियन एकेडमी में, और वह भी डेवस हॉल में रह रहा है, ना कि ब्लेस या रेविडोस में। अनबिलीवेबल। अगर लेट एम्परर जिंदा होते तो कब का कब्र से उठकर इन सबको डीमंस की तरह गला दबा चुके होते। जिस पर एंट कामली एक स्माइल के साथ कहता है, अचानक ये डीमंस का टॉपिक क्यों छेड़ दिया? ईगो भड़कते हुए कहता है, क्योंकि अगर डीमंस ने इंटरफेयर ना किया होता तो आज ये सब नहीं होता। एंट कहता है, क्या ही कर सकते हैं, मैं ही वीक निकला इसलिए डेवस हॉल में आया हूं। ईगो और भी गुस्से में बोलता है, आर्मियन का एक डिसेंडेंट वीक कैसे हो सकता है?
ये बात तो किसी तरह से भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। एंट शांत दिमाग से बुक से नजर हटाए बिना बोलता है, ऑनेस्टली इसमें कुछ फॉल्ट पहले एम्परर का भी था। ईगो स्टन होकर बोलता है, वाट? एंड कामली एक्सप्लेन करता है, सोचो उन्होंने इंपीरियल सक्सेशन सिस्टम को ही खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, 7 ईयर हाउसेस, जिसमें से किसी को भी एम्परर चुना जा सकता है। वो 7 हाउसेस थे आर्मियन, पैलेनबर्ग, स्क्वावेन, ड्रैगन ऑर्डर, फ्रीडियन, बेनड्रक और एल्ट्रियक। और उसके बाद आर्मियन हाउस ने अपनी जमीन और एसेट्स का मेजर हिस्सा एम्पायर को डोनेट कर दिया। लगभग 100 साल से थ्रोन किसी और हाउस को मिलता आया है। जो लैंड डोनेट कर दिया गया वो अब ऑफिशियली आर्मियन का नहीं रहा। स्टेटस गिरता गया और हमारी सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक्स भी धीरे धीरे खो गई। मैं भी एक प्रिंस इलेक्टर हूं, लेकिन प्रॉपर स्पोर्ट्समैनशिप ट्रेनिंग तक नहीं ले पाया। जो सुन ईगो थोड़ा सॉफ्ट होकर बोलता है, फिर भी तुम में टैलेंट है एंड मैं पूरी तरह तुम्हें सपोर्ट करूंगा आर्मियन की लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाने के लिए। शायद लेट एम्परर ने यही फोर्सी किया था, इसलिए मुझे इस स्वॉर्ड में सील किया गया तुम्हारी मदद के लिए। तभी डोर के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, एंड आर्मियन क्या तुम अंदर हो? ईगो तुरंत पूछता है, कोई आने वाला था क्या? एंड जोर से पूछता है, कौन हो तुम? उस आवाज का जवाब आता है, तुम्हारा सीनियर। एंड डोर खोलते हुए मन ही मन सोचता है, सीनियर? कहीं वो फर्नन तो नहीं? और जैसे ही दरवाजा खुलता है वहां फर्नन एक डैशिंग लुक के साथ कहता है, बिजी तो नहीं हो? एंड रिप्लाई करता है, नहीं अभी कुछ अर्जेंट तो नहीं है। फर्नन सीधे पॉइंट पर आता है, तो फिर मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। ये जगह थोड़ी ज्यादा पब्लिक है, चलो कहीं शांत जगह चलते हैं। एंड एक हल्के से स्माइल के साथ कहता है, अभी ठीक है, 10 मिनट दीजिए, रेडी हो जाता हूं। और ये सुनते ही फर्न अपने पुराने जमाने के ड्रामा मोड में चला जाता है। अपने ऑलमाइटी सीनियर को 10 मिनट तक वेट कराओगे? हमारे जमाने में तो अगर सीनियर बुलाते थे तो नींद में भी अंडरवेयर में भाग के आ जाते थे। आजकल के नए लोग कितने सॉफ्ट हो गए हैं। जिस पर एंट उसे रोकते हुए कहता है, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। फर्नन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, छोटे हो इसलिए छोड़ रहा हूं। मैं डॉम के बाहर इंतजार कर रहा हूं। और जैसे ही एंट दरवाजा बंद करता है उसके पीछे छिपा ईगो गुस्से में बोल पड़ता है, ये कौन सा एंशिएंट बूमर है? एंट रेडी होते हुए कामली कहता है, वो फर्नन पैलेनबर्ग है, हाउस पैलेनबर्ग का सबसे बड़ा वारिस। ईगो अनॉयड होकर कहता है, पैलेनबर्ग वो नया पैसा वाला खानदान, सिर्फ पैसा ही तो है उनके पास। रॉयल डिसेंडेंट को बुलाने का हक किसने दिया उन्हें? क्या दुनिया का अंत करीब आ गया है? एंट भी थोड़ा कंफ्यूज सोचता है, वैसे इन्हें चाहिए क्या? क्या पोषण का पैसा लेने आए हैं? पर उन्होंने तो क्लियरली कहा था कि वो एक इन्वेस्टमेंट था। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक फैंसी रेस्टोरेंट में जहां दोनों बैठे होते हैं। फर्नन एंड से कैजुअली पूछता है, तुम तलवार ले आए हो? एंड थोड़ा एम्बेरस होकर कहता है, ओह, वो तो बस तलवार हाथ में हो तो थोड़ा ज्यादा पीसफुल फील होता है, कोई और मतलब नहीं है इस बात का। सच में फर्नन अंडरस्टैंडिंग टोन में कहता है, आई गेट इट। ज्यादातर नाइट्स अपनी स्वॉर्ड से कभी जुदा नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, ये वही स्वॉर्ड है ना जिसमें गार्डनर अल्फेन पार्सन का ईगो शील्ड है। एंड एक हल्के स्माइल के साथ फाइनली पूछता है, तो सीनियर मिलने का रीजन क्या है? फर्न कैजुअली बोलता है, कुछ खास नहीं, सोचा एक साथ डिनर करें। एंड हैरनी से रिपीट करता है, डिनर। जिस पर फर्न कैजुअली कहता है, हाँ जो मर्जी ऑर्डर करो, मेरी ट्रीट है। एंड पोलाइटली मना करता है, नहीं इट्स फाइन, रियली वैसे भी ये जगह काफी एक्सपेंसिव लग रही है। फर्न फिर से अपने क्लासिक सीनियर टोन में बोल पड़ता है, सीनियर की ट्रीट मना नहीं करते हमारे जमाने में। इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो जाए एंड तुरंत बोल पड़ता है, ओके ओके, मेन्यू देख रहा हूं अभी। और फिर दोनों मेन्यू देखने लगते हैं। फर्न एंड को घूरते हुए मन ही मन सोच रहा होता है, ये तो इतना सॉफ्ट और शांत लगता है, फिर ये कैसे मुझे क्लीन स्वीप कर जाएगा? जितना सोचता हूं उतना ही इरिटेशन बढ़ता जा रहा है। वही दूसरी तरफ एंट मेन्यू देखकर सोच रहा होता है, ये सब तो कितने महंगे हैं यार। तभी फर्नन पूछता है, एंड तुम्हारा कोई गोल है? मतलब एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना चाहते हो? एंट कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। फर्न एक्सप्लेन करता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां नेटवर्क बनाने आते हैं, लेकिन तुम्हारा हाउस तो हमेशा सोशल गैदरिंग अवॉइड करता रहा है। ये कहकर कि हाउस आर्मियन को रिविल्ड करना है,
तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि तुम उस बैकग्राउंड से होकर भी यहां आए। एंड कहता है, मुझे लोगों का ये फॉलन रॉयल जैसा देखना पसंद नहीं। नाम के लिए ही सही, पर आर्मियन तो अभी भी रॉयल्टी ही है। इसलिए मैं एक रॉयल नाइट बनूंगा और अपने हाउस का ऑनर वापस लाऊंगा। फर्नन मन ही मन सोचता है। जब अपने सपने के बारे में बात करता है तो उसकी आंखों का लुक ही बदल जाती है। स्ट्रांग विल है, क्लियर एम्बिशन है और अपने लाइनेज पर जेन्युइनली प्राउड है। जितना सॉफ्ट दिखता है उतना है नहीं। और फिर फर्नन इसी तरह कैजुअल क्वेश्चंस के थ्रू उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, इन्फो गैदर करता रहता है। और फिर सीन कट होता है। फर्नन अपने डॉम में होता है। वहां वो सारे इन्फो को एक जगह जोड़कर एंट आर्मियन का स्टॉक एनालिसिस कर रहा होता है। और फिर वो मन ही मन कहता है, अब मुझे थोड़ा आइडिया लग गया है कि एंट आर्मियन किस टाइप का बंदा है। पहले सोचा था मूड के हिसाब से स्पॉन्सरशिप ऑफर कर दूंगा, पर अच्छा हुआ रुक गया। अगर तुरंत पैसा थमा दिया होता तो उसका प्राइड हर्ट हो जाता। एंट आर्मियन का स्टॉक एनालिसिस कुछ इस तरह उसने किया होता है। अपने परिवार पर बहुत ज्यादा गर्व है, खुद पर भरपूर कॉन्फिडेंस है, ऑनर को पैसों से ज्यादा वैल्यू देता है। अभी के लिए लोगों की नजर में कम आका गया है, लेकिन असली हिडन जेम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर दुनिया खत्म भी हो रही हो तो ये तो टॉप प्रायोरिटी पिक होगा पोर्टफोलियो में। और तब हुक लाइन सिंक कर एक मेगा कैच उसे अपना अलय बनाऊंगा और उसे अच्छे से कैश इन करूंगा। और फिर वो इविल लाफ करता है। तभी बटलर हाइड एंटर करके कहता है, यंग मास्टर आप वापस आ गए, कहां गए थे आप? फन कैजुअली कहता है, बस किसी जान पहचान वाले से मिलने गया था। जिस पर बटलर पूछता है, बाय एनी चांस क्या आप बरसेफ से मिलने गए थे? फर्नन कंफ्यूज होकर कहता है, बरसेफ अचानक उसका नाम क्यों ले रहे हो? बटलर कहता है, ल्यूना बरसेफ आज उन्हें उधार के बारे में बात करने आना था। फर्नन कैजुअली कहता है, ओ आज ही था क्या? बटलर थोड़ा अफसोस के साथ कहता है, अगर पता होता कि आप लेट होंगे तो मैं उन्हें वापस भेज देता। सोचा अब जल्दी आ जाएंगे, इसलिए उन्हें रुकने को कह दिया और वो 3 घंटे इंतजार करके चली गई। बरसेफ को लगा होगा आपने जान के उन्हें अवॉइड किया। डिसरेज करने के लिए फर्नन कैजुअली बिना गिल्ट के कहता है, और अगर वो डिसरेज हो भी गए हों तो और भी अच्छा है। मैंने बहुत एफर्ट डाला है बरसेफ को बांधने में, प्रेशर बना रहना चाहिए। तभी अचानक उसके सर में एक तेज दर्द होता है और वो करा उठता है। बटलर घबरा के कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक तो है ना? फर अपना सर पकड़ के कहता है, इट्स नथिंग, बस अचानक सर दर्द करने लगा। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में वो प्रोफेसीज दिखती है जो पहले ब्लर थी। वो शॉक्ड होकर मन ही मन कहता है, ये क्या प्रोफेसी? और ये वही पार्ट है जो मैं पहले पढ़ नहीं पाया था, और ये अब अचानक कैसे दिखने लगी? प्रोफेसी कुछ इस तरह होती है, बादलों जैसे उड़ते हुए ब्राउन बाल और आंखें एक्वामरीन जैसी गहरी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी तलवार सबसे ज्यादा खूबसूरत, शानदार, जिंदा और प्रिसियस थी। चांदनी रात में उसकी तलवार का डांस देख हैंट मोहित हो गया था। उस लड़की में रॉयल नाइट बनने की पूरी क्षमता थी, लेकिन उसके दिल में एक अंधेरा था। अगर उसके पैरों की बेड़ियां टूटती तो वो आजाद उड़ जाती अपने पंख फैला के। वो बेड़िया मैं उसे हाउस पैलेनबर्ग से आजाद करना चाहता था। और उस प्रोफेसी को देख फर मन ही मन सोचता है, ल्यूना बरसेफ, क्या इसी वजह से एंट ने मुझसे नफरत करना शुरू किया? और फिर एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, एफ। लेकिन बटलर को गलतफहमी हो जाती है कि यंग मास्टर उसे कह रहे हैं। बटलर कंफ्यूज फर्नन तुरंत क्लेरिफाई करता है, वो मैं तुमसे नहीं कह रहा था, रिलैक्स। और इसी ऑकवर्ड और कंफ्यूजिंग मोमेंट पर चैप्टर 2 का अंत होता है। तो चैप्टर 3 की शुरुआत ल्यूना को दिखाते हुए होती है, जो एक रेस्टोरेंट में फन का इंतजार कर रही होती है। वो वेट करते हुए मन ही मन सोच रही होती है, फन पैलेनबर्ग कल मुझे जानबूझकर इग्नोर करने के बाद आज फिर से बुला लिया। मैं ही पागल हूं जो ये डेट के प्रेशर में उसके पीछे भाग रही हूं। क्या ये मुझे कंप्लीटली क्रश कर देना चाहता है? तभी फर्नन भी उसी रेस्टोरेंट में एंटर करता है और दूर से ही ल्यूना को देखकर सोच रहा होता है। पीछे से देखकर ही लग रहा है कि कितनी ज्यादा अनोइड है। हाउस बरसेफ एक जमाने में एम्पायर के नॉर्दर्न फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करते थे। वो हेरिडेटरी बॉर्डर ड्यूक्स थे, 7 इलेक्टोरल हाउसेस में से एक। लेकिन एक मैसिव मॉन्स्टर वेव ने उनका पूरा रीजन बर्बाद कर दिया और उनकी लेगेसी भी उसी के साथ गिर गई। रिबिल्ड करने के लिए ल्यूना को अपना सब कुछ बेचना पड़ा
ऑफिशियल डेट्स तक बेच डाले, और इवन गोल्डन बुल, वो रॉयल डॉक्यूमेंट जो उनका इलेक्टोरल राइट्स अप्रूव करते थे, फिर भी वो काफी नहीं थे। उस वक्त जिसने बरसेफ हाउस की तरफ हाथ बढ़ाया वह थे मेरे फादर ड्यूक इवोन पैलेनबर्ग। क्या उन्हें उनके प्रति कोई सिंपथी थी? बिल्कुल नहीं। हाउस पैलेनबर्ग, जिसमें मैजिक में तो टैलेंट था लेकिन स्वॉर्ड्समैनशिप में कमी थी, वो बरसेफ की सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक को हासिल करना चाहते थे, और बरसेफ की ट्रेजडी ने उन्हें वो परफेक्ट मौका भी दे दिया। पैलेनबर्ग ने बाकी नोबल्स को बरसेफ को सपोर्ट करने से रोक दिया, और फाइनली बरसेफ को एक बड़ा फॉरेन लोन लेना पड़ा हाउस पैलेनबर्ग से। इस तरह उन्होंने अपनी एक्सटेंशन को तो अवॉइड कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट के बोझ ने उन्हें हर साल और नीचे धकेल दिया। अगर मैं थोड़ा और प्रेशर डालता तो वो लोग अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स भी दे देते। लेकिन अब ल्यूना बरसेफ बनने वाली है एंट की फ्यूचर लवर, और फिर फर्नन ल्यूना बरसेफ की भी स्टॉक एनालिसिस करता है। कर्ज में डूबी हुई रॉयल नाइट बनने की पोटेंशियल रखती है। एंट आर्मियन की फ्यूचर लवर स्टॉक डायरेक्टली एंट आर्मियन से कनेक्टेड है, और फिर वो एंट के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहता है अपने हाउस को दोबारा उठाएगा, दुनिया को बचाएगा और प्यार में पड़ेगा। एंट वो सब कुछ कर रहा है जो उसका मन है। इस सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक को भूल जाओ। अगर ल्यूना एंट से कनेक्टेड है तो मुझे कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए कि वह मुझसे नफरत ना करे। और इतना सोचकर फर्नन उसके पास जाकर कैजुअली कहता है, ल्यूना बरसेफ, तुम ऑलरेडी डिनर के लिए आ चुकी हो। कल रात के लिए माफी चाहता हूं। मैं थोड़ा जोन्ड आउट था, अपॉइंटमेंट याद ही नहीं रहा। आई स्वेयर मैंने जानबूझकर इग्नोर नहीं किया तुम्हें। जिस पर ल्यूना ठंडे लहजे में कहती है, जो लोग वीक पोजीशन में होते हैं उन्हें हमेशा अनफेयरनेस झेलनी पड़ती है। फर्न तुरंत बोलता है, मैं कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं था। ल्यूना ब्लंटली कहती है, फाइन, मैं मान लेती हूं कि ऐसा नहीं था। फर्न फिर सॉफ्टली कहता है, नहीं मान लेना नहीं मैं चाहता हूं। ल्यूना उसकी बात बीच में काटते हुए बोल पड़ती है, नेवर माइंड, तुमने मुझे बुलाया क्यों है? फर्नन रिप्लाई करता है, तुम्हें शायद ऑलरेडी पता है, और मन ही मन सोचता है चलो एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फर्नन अपनी विन ओवर ल्यूना बरसेफ ऑपरेशन फेज 1 को स्टार्ट करता है। सेकंड ईयर से मैजिक और नाइट डिपार्टमेंट्स के जॉइंट क्लासेस शुरू होती है, लेकिन बीच में ही ल्यूना बोल पड़ती है नहीं। फर्न थोड़ा अनॉयड होकर कहता है, मैं अभी भी बोल ही रहा था, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या बोलने वाला था? ल्यूना डायरेक्ट बोलती है, तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, राइट? तो मैं क्यों बनूं? तुम्हारा पार्टनर बनके मुझे क्या मिलेगा? और फिर चाय की एक सिप लेते हुए कॉन्फिडेंटली कहती है, तुम्हारा पार्टनर बनके कोई फायदा नहीं। मैं डिपार्टमेंट में रैंक 2 पर हूं और तुम रैंक 10 पे। मेरे पास और भी बेटर ऑप्शंस है। यह सुनकर फर्न कामली कहता है, अगर तुम नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मेरी पार्टनर बन जाती हो तो मैं तुम्हारा इंटरेस्ट पेमेंट्स माफ कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे तुम्हें मेरी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करनी होगी। फर्नन की बातें सुन ल्यूना पहले तो शॉक हो जाती है, और फिर खुद को संभालते हुए पूछती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? फर्नन एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वो जॉइंट क्लासेस इंपॉर्टेंट है, उनके 5 क्रेडिट्स मिलते हैं। ल्यूना सीधे पॉइंट पे आती है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम मुझे सिर्फ पार्टनर नहीं बनाना चाहते बल्कि स्पॉन्सर भी करना चाहते हो। ऐसा क्यों? और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे हूं। फर्न क्लेरिफाई करता है, हां, लेकिन तुम अपनी स्कॉलरशिप का ज्यादातर पैसा अपने घर भेजती हो। सबको पता है कि तुम डॉम में रहने के बावजूद कॉमनर से भी ज्यादा फ्रूगल लाइफ जीती हो, और स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं कि कुछ स्पेशल मिलेगा। मैं तुम पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि तुम में जेन्युइनली टैलेंट है। ल्यूना हैरान होकर कहती है, मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई नोबल हाउस दूसरे नोबल हाउस को स्पॉन्सर करता हो। फर्नन मन ही मन सोचता है, ल्यूना बरसेफ बिल्कुल एंट की तरह ऑनर और इंटीग्रिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। बरसेफ चाहे जितना ऑनर के बारे में बोले, उसका लेवल कभी भी एक फॉर्मर रॉयल हाउस के बराबर नहीं हो सकता। और फिर एक स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, पैलेनबर्ग और बरसेफ दोनों नोबल फैमिलीज हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम इक्वल्स हैं, राइट? ये सुनकर ल्यूना गुस्से में बोल पड़ती है, तुम मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्या? फर्नन अपनी स्माइल बनाए रखते हुए कहता है, अबे ये टाइम प्राइड को बीच में लाने का नहीं है। लेकिन मन ही मन सोच रहा होता है, आर्मियन के केस में मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ल्यूना पर तो डायरेक्ट होल्ड है, चाहे उसे बुरा लगे।
आखिर में उसे मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर उसे पैलेनबर्ग से ग्रज भी हो, तो भी कोई टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने वाले को इजीली रिजेक्ट नहीं करता। और फिर कामली कहता है, तुम्हारे टैलेंट के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं। और तब फर्नन अपनी विन ओवर ल्यूना बरसेफ ऑपरेशन फेज 2 को लॉन्च करता है। मैंने रिसेंटली तुम्हारा स्वॉर्ड डांस देखा। और फिर वो वही प्रोफेसीज वाली लाइन रिपीट करता है जो पहले एंट ने ल्यूना के लिए कही थी। दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। फिर उसके बाद ड्रामा मोड ऑन करते हुए कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड ज्यादा प्रेसियस, ब्यूटीफुल, नोबल और जिंदा लगती है। इतनी फिल्मी तारीफें सुनकर ल्यूना कंफ्यूज हो जाती है तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन फर्नन तो फुल ऑन ओवर एक्टिंग मोड में होता है सीट से उठकर बोलता है, मैं अभी तक भूल नहीं पाया जब पहली बार तुम्हारा स्वॉर्ड डांस देखा था। और अब ल्यूना बरसेफ की स्वॉर्ड प्ले के लिए एक प्रेज पोएम फर्नन पैलेनबर्ग की तरफ से। तुम्हारी स्वॉर्ड प्ले है ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, नोबल और राइटियस। लाइट से भी तेज, लेकिन बटरफ्लाई के पंख जितनी सॉफ्ट। तुम्हारा हर मूव हर रात मेरी नींद उड़ा देती है। मैं सो नहीं पाता। ये सब ल्यूना को ग्रॉस और क्रिंज लग रहा होता है। वो चीख कर कहती है, स्टॉप प्लीज, बस करो। लेकिन भाई का ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो इमोशन होकर बोलता है, नहीं, मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे अभी तक वो परफेक्ट लाइन नहीं मिली जो तुम्हारी स्वॉर्ड प्ले की खूबसूरती को डिस्क्राइब कर सके। और ये कहते वक्त वो लिटरली रो भी रहा होता है, जिससे उसकी एक्टिंग और ज्यादा नेचुरल लगती है। ल्यूना थक कर इरिटेट होकर फाइनली बोलती है, फाइन, मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊंगी, बस अब चुप हो जाओ। फर्नन की विन ओवर ल्यूना बरसेफ मिशन अकम्प्लिश्ड। और फिर सीन शिफ्ट होता है ल्यूना के डॉम में, जहां उसकी नैनी कॉन्ट्रैक्ट पड़ रही होती है। 3 साल तक इंटरेस्ट माफ और स्पॉन्सरशिप, और एक और क्लॉज है कि स्पॉन्सरशिप प्राइवेट रहेगी और ग्रेजुएशन के बाद खत्म हो जाएगी। बदले में सिर्फ 3 साल तक उसकी जॉइंट क्लास पार्टनर बनना है। ल्यूना मुस्कुरा के कहती है, हाँ, डील इतनी अच्छी थी कि मना नहीं कर पाई, और उसने कहा कि उसे मेरे स्वॉर्ड डांस में पोटेंशियल दिखा। नैनी चिढ़कर पूछती है, उसने क्या देखा? ल्यूना कैजुअली बोलती है, पोटेंशियल। उसने कहा मेरा स्वॉर्ड ज्यादा प्रेशियस, ब्यूटीफुल, नोबल और अलाइव है, और अभी तक उसे वो परफेक्ट वर्ड नहीं मिला जो इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर सके। ये सुनकर नैनी लिटरली आग बबूला हो जाती है। वो क्रेजी मनी फ्रीक कुछ तो प्लान कर रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, टैलेंट पर उसकी नजर बड़ी एक्यूरेट है। पर ल्यूना कामली बोलती है, जुबान संभाल कर, नैनी, आफ्टर ऑल वो पैलेनबर्ग का वारिस है। नैनी गुस्से में आग उगलते हुए बोलती है, एग्जैक्टली। और अब वही पैलेनबर्ग का फ्लर्टी प्रिंस बन गया है। मैं तो कह रही हूं, उसके शार्प लुक्स, डीप आइज और वो सेडक्टिव स्मर्क सब तुम्हें फंसाने के लिए था। ल्यूना मन ही मन सोच रही होती है, नैनी, तुम्हारी एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रही है। कहीं ये तुम्हारा टाइप तो नहीं? और फिर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती है, मुझे नहीं लगता वो मुझे सेड्यूस कर रहा था, लेकिन हाँ, थोड़ा सस्पिशियस जरूर है। लेकिन 3 साल का इंटरेस्ट माफ होना मेरी फैमिली के लिए काफी बड़ी हेल्प है। मुझे ये सब झेलना ही पड़ेगा। तभी नैनी चिंता में बोलती है, पर तुम तो क्लास में सेकंड हो और फर्नन दस्त पर। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होती है। नैनी दरवाजा खोलती है तो सामने फर्न का बटलर हाइड खड़ा होता है। नैनी पूछती है, क्या बात है? बटलर हाइड कहता है, लॉर्ड फर्नन पैलेनबर्ग चाहते हैं कि लेडी ल्यूना उनसे मिले। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में वेट कर रहे हैं और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके आ जाए। नैनी थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड फेस बना के कहती है, बस क्योंकि उसने बोल दिया सब कुछ छोड़ के दौड़ते हुए चले जाएं, है ना? पीछे से ल्यूना क्यूरियस होकर कहती है, ट्रेनिंग ग्राउंड? बटलर हाइड पोलाइटली कहता है, मैं यंग लेडी से डायरेक्टली पूछ लेता हूं। नैनी इरिटेट हो जाती है। दूसरी तरफ ल्यूना मन ही मन सोचती है, ट्रेनिंग ग्राउंड पे क्या करने बुलाया है, क्या प्लान कर रहा है वह? और तभी सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर। फर्नन अपनी मैजिकल स्टाफ हाथ में लिए लेडी ल्यूना का वेट कर रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, ल्यूना बरसेफ हमेशा क्लास में सेकंड आई है। सेकंड ईयर नाइट डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट है एलमंड डोनेट्स, जिसे वो कभी हरा नहीं पाई। लेकिन लोग कहते हैं उसमें रॉयल नाइट बनने की क्वालिटीज है। ऐसे नाइट्स पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 10 होते हैं। देखते हैं क्या वो सच में इतनी कैपेबल है। तभी उसकी नजर ल्यूना पे पड़ती है। ल्यूना आते ही कहती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसका क्या मतलब है? फर्नन एक कंपोज स्माइल के साथ कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरा पार्टनर बनने से कुछ मिलेगा ही नहीं।
इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं तुमसे कम नहीं हूं। जिस पर ल्यूना थोड़ा स्टर होकर कहती है, तुम ये सब मुझे यहां हरा के प्रूव करना चाहते हो? हाँ, तुम 10th रैंक पर हो, लेकिन रैबिडस हॉल में एंट्री मिल गई है। इसका मतलब तुम टैलेंटेड हो। लेकिन सेकंड और 10th रैंक में फर्क होता है। फर्नन कैजुअली कहता है, तो चलो देखते हैं कितना फर्क है। ल्यूना अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है, श्योर, अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं देखना चाहती हूं कि तुम क्या प्रूव करते हो। पहला वार तुम करो। फर्नन अपनी अर्थ मैजिक एक्टिवेट करते हुए कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं खुशी से यह स्वीकार करता हूं। वो लेडी ल्यूना के ऊपर मल्टीपल मैजिक पोर्टल्स ओपन कर देता है, जिसमें से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। वो चढ़ करके उन पत्थरों को कंट्रोल कर ल्यूना पर प्रिसाइज और फास्ट अटैक करता है। लेकिन ल्यूना भी तैयार होती है। वो अपनी स्वॉर्ड से उन पत्थरों को तोड़ती है और सीधे फर्नन पर अटैक करने दौड़ती है। फर्नन अपने स्पेल से बार बार नए रॉक्स ल्यूना की तरफ भेजता है, लेकिन ल्यूना सबको तोड़ते हुए स्टेडली आगे बढ़ती जा रही होती है। और फाइनली जब वो फर्नन के पास पहुंचती है, वो उस पे एक स्लैश अटैक करती है, लेकिन सडनली शॉक हो जाती है क्योंकि फर्नन वहां से टेलीपोर्ट हो चुका होता है और अब वो ल्यूना के पीछे खड़ा होता है। और फिर फर्नन चैंट करते हुए ग्राउंड के फ्लोर को डिस्ट्रॉय करता है और उसे लेविटेट कर ल्यूना पे अटैक करने के लिए रेडी करता है। ये सब देख ल्यूना शॉक हो जाती है और मन ही मन कहती है, उसने ट्रेनिंग ग्राउंड के फ्लोर को तोड़ दिया। वो तो मैजिकली रीइंफोर्स होता है। नॉर्मली स्ट्रांग ब्लोज भी उस पर जहां ल्यूना फर्नन की पावर देखकर मन ही मन कहती है, नो, वे इतनी हाई लेवल स्पेल्स एक के बाद एक, इसके पास कितना माना है। ये तो बिल्कुल भी 10th रैंक वाली एबिलिटीज नहीं लग रही। मैंने फर्नन को अंडरस्टिमेट कर दिया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द हार जाऊंगी। फिर वो अपने आप को उन रॉक से बचाने के लिए माना से कवर कर लेती है। ये देखकर फर्नन पहले शॉक होता है और फिर हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी स्पेल पावर से वॉल्स और रूफ तक टूटकर गिरने लगती है और फर्नन उन्हें कंट्रोल करके ल्यूना पे बार बार अटैक करता है। लेकिन ल्यूना उन रॉक्स को तोड़ते हुए एक बार फिर फर्नन के पास पहुंच जाती है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन इस बार फर्नन बैटल कंटिन्यू करने के बजाय अचानक गिव अप कर देता है, जो देख ल्यूना गुस्से में कहती है, क्या तुम मुझे मॉक कर रहे हो? फर्नन कामली कहता है, मॉकिंग? और वो भी तुमसे? नहीं, मैं बस अपना पूरा माना यूज कर चुका हूं। और एक मेज जिसके पास माना ही ना हो, वो नाइट को कैसे हरा सकता है? ये सुनकर ल्यूना सोचती है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक्टिंग कर रहा है। उसकी कंडीशन देख के तो क्लियरली लग रही है कि उसका माना खत्म हो चुका है और इस वक्त वो मुझे हरा नहीं सकता। टेक्निकली मैं जीत गई हूं। उसके हर अटैक को रोकती रही जब तक उसका माना पूरा ड्रेन नहीं हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों ये जीत जैसी फील नहीं हो रही। और फिर फर्नन अपने कपड़ों से कुछ निकालते हुए कहता है, ओ वैसे मुझे तुम्हें कुछ देना भी था। वो एक छोटा सा गिफ्ट निकाल के देता है और कहता है, ये लो मुझे हराने के लिए। मैंने सुना है तुम्हें चॉकलेट पसंद है। ये विस्की चॉकलेट है, मेरी फैमिली बनाती है, काफी टेस्टी होती है। ये देखकर ल्यूना के मुंह से लार टपकने लगती है। फिर फर्नन बोलता है, अगर ये पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें फ्रेडिन की स्पेशलिटी वर्ल्ड ट्री चॉकलेट बाग दे सकता हूं। और अगर वो भी नहीं चाहिए तो फ्रेशिया किंगडम का रीजनल प्रोडक्ट क्रैकन इंक चॉकलेट भी है। बस बोलना, मेरे पास वो सब है। तभी ल्यूना को रियलाइजेशन होता है और वो थोड़ा शॉक्ड होकर कहती है, वेट सेकंड, क्या तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया? फर्नन कैजुअली कहता है, पहले अपना लार तो पोंछ लो। और नहीं, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया। मैंने तो बस रैंकिंग्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका पर्सनल डाटा पढ़ा था। ल्यूना थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, एग्जैक्टली वही तो बैकग्राउंड चेक होता है। और चॉकलेट क्यों दे रहे हो मुझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जीत गई? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। ठीक है, फर्नन कैजुअली कहता है, ओके, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन अगर नहीं लेना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ल्यूना तुरंत वो चॉकलेट बॉक्स ले लेती है और कहती है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं लूंगी। जिस पर फर्नन मुस्कुराते हुए कहता है, तो चलो अब से अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन लेडी ल्यूना अचानक कहती है, रुको। फर्नन पलट के पूछता है, क्या हुआ? ल्यूना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे पास इतनी माना थी कि ब्रूट फोर्स स्पेल्स बिना रुके कर रहे थे। तुम्हारी लिमिट का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, तो फिर तुम सिर्फ 10th रैंक पे ही क्यों हो? फर्नन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, सिंपल सी बात है,
एक मर्चेंट कभी खुद को फ्रंट लाइन पे नहीं उतारता। और तभी सीन शिफ्ट होता है फर्नन के ऑफिस में। वहां हम देखते हैं कि फर्नन की मैजिकल स्टाफ की हालत खराब होती है। उसके शैटर्ड माना क्रिस्टल्स टेबल पर बिखरे होते हैं। बटलर हाइड फर्नन से पूछता है, क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया आपने जो माना स्टोरेज और माना एम्पलीफायर दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए? फर्नन अपनी कोट से कुछ निकालते हुए कैजुअली कहता है, ल्यूना से फाइट कर रहा था। वो काफी स्ट्रांग निकली। और यहां हमें पता चलता है कि फर्नन की कोट एक मैजिकल स्टोरेज आर्टिफैक्ट होती है जो चीजों को स्टोर कर सकती है। इसी वजह से इतनी डेंजरस फाइट के बावजूद भी वो चॉकलेट बॉक्स सुरक्षित था। और फिर फर्नन एक ब्लैक मैजिकल ऑर्ब को टेबल पर रखते हुए कहता है, सोचा था इजी होगा इसलिए साथ ले आया था। पर दोनों चीजें टूट गई और ऊपर से जब मेरी माना खत्म हो गई तब भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हाइड थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सांस लेते हुए कहता है, इतनी प्रीशियस आइटम्स के साथ आपने ल्यूना बरसेफ से ड्यूल क्यों किया? और फिर बटलर वो टूटे हुए क्रिस्टल्स के टुकड़े को उठाते हुए कहता है, क्या वह इतनी वैल्यूएबल है? जिस पर फर्नन अपनी आंखें बंद कर रिलैक्स करते हुए जवाब देता है,